आगे हम लोग देखते हैं तो आगे हम लोगों के पास अगला जो कविता है उसका नाम है आत्मकथ्य। क्या है? आत्मकथ्य। किनके द्वारा लिखा गया है? ध्यान रखिएगा, कवि जयशंकर प्रसाद। कवि जयशंकर प्रसाद। तो कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में पहले बात किया गया है कि कवि जयशंकर प्रसाद जो थे वो बहुत ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने जो रचनाएं की है उनमें यथार्थवादी और आदर्शवादी की झलक देखने को मिलती है। बचपन से ही इनकी रुचि थी साहित्य में। इंदु नामक मासिक पत्रिका का गठन किया था इन्होंने। ये सब ध्यान दीजिएगा, कवि के बारे में उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे इस चैप्टर के बारे में बात किया जाएगा। तो हम इस चैप्टर में यदि आते हैं तो बात करते हैं आत्मकथ्य के बारे में। इसमें आप समझिएगा तो जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं, यदि हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोगों को मतलब हम लोग अपने बारे में क्या बताएं। आत्मकथ्य के बारे में बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि मैं अपनी कहानी क्या सुनाऊं। मेरा कहानी तो एक सिंपल सा आदमी का कहानी है जिसमें पूरा संघर्ष भरा हुआ है। इस कहानी को सुनने में कोई मज़ा नहीं है, सब एक दूसरे का क्या करने वाला है, मजाक उड़ाने वाला है। ठीक है, तो उसी चीज़ का यहाँ पर घटना का जिक्र करते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसलिए मैं अपनी कहानी को अपने अंदर रखता हूँ और सामने वाला कोई कहानी यदि सुनाना चाहता है तो वो सुना ले, लेकिन वो कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं खुद से। कौन नहीं सुनाना चाहते हैं? जयशंकर प्रसाद नहीं चाहते हैं कि वो अपनी कहानी खुद से किसी को सुनाए। तो देखिए, आत्मकथ्य शीर्षक कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वह भी आत्मकथा लिखे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में प्रकाशित हुई। कविता में कवि अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हुए संसार की असारता और निरसता पर विचार करता है, जीवन को दुखों से भरा मानता है। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। जयशंकर प्रसाद ने सुंदर एवं नवीन शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किया है। शब्दों एवं चित्रों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। वो कहते हैं कि मेरे जो कहानी है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, आप सिर्फ अपनी कहानी सुनने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, उसे पढ़िए। मधुप मतलब भौरा, अनंत मतलब नीलिमा, अंतहीन नीला आकाश, व्यंग्य मतलब मलिन खराब ढंग से निंदा करना, उपहास मतलब हंसी, दुर्बलता मतलब कमजोरी, गागर रीति मतलब खाली गहरा, भावहीन मन। तो इसमें क्या बोलते हैं जो आत्मकथ्य में है जयशंकर प्रसाद जी क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिएगा। अर्थात एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कवि कहता है कि है मन रूपी भौरे, तू गुनगुना कर ना जाने अपने मन की कौन सी कहानी कह जाता है। घनी पत्तियां मुरझाकर जमीन पर गिर रही है, अर्थात कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण के अभाव में पूरी नहीं हो रही है। एक एक करके जीवन के सभी खुशियां दूर जा रही है। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। ऐसा करके वे लोग अपना उपहास करते रहते हैं। मेरा जीवन अभाव एवं दुर्बलताओं से भरी है। हे मित्रों, तुम लोग मेरी कहानी सुनकर सुख पाओगे। मेरा मन खाली गागर के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह खाली नहीं है और तुम मेरे भाव द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख मिलेगा। देखिए, इसमें बेसिकली क्या कहना है लेखक का। देखिए, आप किसी के साथ भी होता है, यदि आप गौर करेंगे तो आप अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं किसी दूसरे के सामने। क्यों नहीं सुनाना चाहते हैं? सबको लगता है कि मेरा कहानी में तो कुछ है नहीं, हम यदि कहानी सुनाएंगे तो सामने वाला जो होगा उसका उपहास करेगा, मजाक उड़ाएगा। इससे बढ़िया है कि हम शांत रहते हैं और इसका कहानी सुनने का कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं हम लोग। तो वही लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, वो यही बोल रहे हैं कि मेरी कहानी सुनकर क्या करोगे, मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है। लेकिन हम अपना कहानी क्या सुनाएं, मेरी कहानी में तो कुछ है ही नहीं। मेरा कहानी एक साधारण सा जिंदगी का है जिसमें संघर्ष भरा हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का जो कठिन
रूप है वो देखने को मिलता है। मधुप में रूपक अलंकार है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी में मानवीकरण अलंकार है। प्रतीकों के प्रयोग से काव्य सुंदर बन रहा है। छायावादी शैली है। खड़ी बोली का प्रयोग है। वह बोली याद रखिएगा, बोली बोली पूछा जाता है, खड़ी बोली का प्रयोग है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कवि, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जो लाइन है, यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। बेसिकली बता रहा है कि जो घटना है वो कुछ समय के लिए है। कवि सोचता भी है कि उसको सब कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक स्वप्न की तरह होता है। स्वप्न की तरह ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कवि कहता है कि यह मेरी दुर्भाग्य होगी कि अपनी भूलों और लोगों के द्वारा ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाऊं। मैं अपने पीरे के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी कैसे सुनाऊं। वे मधुर और पीरे बातों को याद करके मन को व्यतीत नहीं करना चाहता। जिस सुख की मैं सपना देखता था वो तो मानो मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया। अर्थात मेरे जीवन में सुख कभी नहीं मिला। मतलब लग रहा था आ रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, जीवन में नहीं आ पाया, वो उससे नहीं मिल पाए। छायावादी शैली है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मुस्कुरा कर मतलब मुस्कुरा कर। मानवीकरण अलंकार। काव्यांश स्त्री है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि, देखिए कवि जीवन के दुख को बहुत ही मार्मिक तरीके से इसमें व्यक्त कर रहे हैं। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी लालिमा युक्त गालों की सुंदर मतवाली छाया को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखरती उषा उदित हो रही हो। जैसे सूर्य निकलता है तो किस तरह से लालिमा दिखती है, उषा की लालिमा और रूप में मधुरताओं जाया करती थी। आज मैं उनकी यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते का थकान दूर करता हूँ। अर्थात उन्हीं की यादें मेरे अंतर मन का सहारा है। मैं अपनी छोटी सी जीवन की दुख भरी कहानियाँ क्या कहूँ, तुम मेरे जीवन के भोलेपन की कथा सुनकर भला क्या पाओगे, तुम्हें भी सिर्फ कष्ट ही कष्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई भी कहानी वगैरह सुनेंगे तो आपको एक सिंपल सा कहानी जब सुनाया जाएगा ना तो बोलेंगे क्या फालतू का कहानी है, कोई मज़ा नहीं आया। लेकिन उस कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब कुछ रहेगा तो आप बोलेंगे हाँ ये कहानी में दमदार था। तो बस उसी तरह जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरा जो कहानी है वो बहुत कुछ रोमांच वाला नहीं है, सिंपल सा कहानी है। अब क्या करेंगे मेरा कहानी सुनकर। क्या ऐसा उचित नहीं होगा कि मैं दूसरों की आत्मकथा सुनता रहूं और खुद आत्मकथा ना लिखूं। अभी अपने जीवन की कथा कहने का समय नहीं आया है, अर्थात मेरा दुख अभी शांत नहीं हुआ है। हर कोई की तरह कवि का भी यही कहना है कि मैं अपनी आत्मकथा तो ना लिखूं, ना मैं अपनी आत्मकथा किसी को सुनाऊं, लेकिन दूसरी का आत्मकथा खुद सुनना चाह रहे हैं कवि भी। थके पथिक की पंथा की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदी साहित्य में ना जाने कितने महापुरुषों के जीवन का इतिहास उसमें आत्मकथा के रूप में मौजूद है। कवि को लगता है कि उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति का जीवन है, उसमें विशेष कुछ नहीं है जिनसे लोग प्रेरित हो सके। लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। कवि अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि कवि को लगता है कि अभी तक उसने कोई उपलब्धि नहीं किया है, दूसरों को बताने के लिए कुछ नहीं है, वो उस योग्य नहीं है, इसलिए अपनी आत्मकथा लिखकर अपना खुद का मजाक नहीं उड़ाना चाहता है। वो स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशा है। पाथे मतलब होता है सहारा देने वाला, सपोर्ट करने वाला। ठीक है, तो वो उस स्मृति को अपने मतलब मन में संजोए हुए है, जिससे उसे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। पाथे बनाने से कवि का आशा अपनी प्रिय की स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की पत्नी की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई है। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों की स्मृति ही अब कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। जैसे थका हुआ यात्री शेष रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल पा लेता है, वैसे ही कवि अपनी पत्नी की यादों के सहारे अपना शेष जीवन बिता लेगा। मनुष्य अपनी सुखद स्मृतियों की याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकता है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यही है, जो स्वप्न देख रहा था कि उसको मिलने वाला है लेकिन नहीं मिल पाया, वो लग रहा था कि उससे
गले लगेगा, आलिंगन मतलब उसे गला लगना, मिलना, लेकिन वो मुस्कुराकर उससे दूर होकर चला गया। ठीक है, वह सुख नहीं मिल सका, सुख चाह रहा था कि उसको मिलेगा, तो वो समझाना चाह रहा है कि जीवन में जो सुख होता है वो क्षणिक होता है, तुरंत आएगा तुरंत चल जाएगा। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। बेसिकली इसमें सुख का क्षण के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जो प्रेयसी थी उनकी बहुत ही सुंदर थी, उन्हीं को याद करते हुए कवि बोलता है कि उसके गाल इतने लाल और सुंदर थे कि प्रातःकालीन सुबह भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं गालों से लिया करती थी। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उनकी पत्नी के लाल लाल गाल सूर्य की लालिमा से भी बढ़कर सुंदर थे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? मतलब कवि कहना चाहता है कि जो चांदनी रात थी, मतलब कुछ जो मीठे पल थे जो उसने अपनी प्रियसी के साथ, मतलब अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, उसका वो जिक्र कैसे करेगा? वे सुख के क्षण थे, वे सुख के क्षण उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो उसके लिए अब अपने अकेलेपन के जीवन को व्यतीत करने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। वही मधुर स्मृतियां ही तो अब उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। उन निजी क्षणों का वर्णन वे सबके सामने कैसे कर सकते हैं? आत्मकथित कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने सुंदर एवं नवीन शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किया, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। वियोग, श्रृंगार एवं करुण रस का सुंदर प्रयोग है। मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकारों के प्रयोग से काव्य सुंदर हो गया है। खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू में इस चैप्टर के। तो देखिए इस चैप्टर के एमसीक्यू में है, देखिए सबसे पहले कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? उस स्वप्न को देखकर उठ जाता है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त न हुआ, उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। तो कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म हुआ वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कवि के जीवन के सारे सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन है। कवि ने अपने मन को किसकी संज्ञा दी है? भौरा की संज्ञा दी है। कवि ने खाली घड़े से किसकी और इशारा किया है? तो खाली घड़े से असफल जीवन की तुलना की है। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? आत्मकथाएं लिखी है। कवि को जीवन में क्या नहीं मिला? सुख नहीं मिला। कितने लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है? असंख्य लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है। मुस्किया कर का प्रयोग किस प्रकार का है? तो ठेठ बनारसी प्रयोग किया गया है यहाँ पे। आगे यदि हम बढ़ते हैं इसमें देखिए क्या है। कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? पाथे अर्थात जीवन का एक सहारा, दुखी कर देने वाला अपनी पत्नी। पाथे जीवन का एक सहारा के रूप में। कवि ने कैसे जीवन का सपना देखते थे? सुखी जीवन। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि है। कवि को किस कारण लोगों ने धोखा दिया? सरल स्वभाव के कारण। कवि अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात कर रहे हैं? दुर्बलता लिखने की बात कर रहे हैं, तो दुर्बलता क्यों लिखें? कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? उसके मित्रों ने। कथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अपने मित्रों के लिए, अपने जीवन इतिहास के लिए, अपने अंतर मन के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो किसके लिए किया है? तो अपने जीवन इतिहास के लिए किया है। कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? तो थककर सो रही है।
ठीक है, अपने जीवन इतिहास के लिए क्वेश्चन तो हो गया आपका। कभी अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? तो अपने जीवन की मीठी यादों को कहा है। कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंथा का शाब्दिक अर्थ है अंतर्मन, गुदड़ी। सीवन उधड़ने का अर्थ क्या है? जीवन के रहस्य जानना। कवि को आत्मकथा लिखने की सलाह किसने दी है? तो कवि को आत्मकथा लिखने की सलाह मित्रों ने दी। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है? भोली बताया है, सिंपल सा, सीधा और सरल। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि थे? छायावाद। कवि किसे याद करके दुखी था? तो कवि अपने दुख भरे अतीत को याद करके दुखी था। अंत में कवि किस निष्कर्ष पर पहुंचे? आत्मकथा ना लिखने को, आत्मकथा ना लिखने को। इसके बाद कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? जो निजी जीवन है उनका। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? तो कवि के आलिंगन में आते आते सुख रह गया। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था? कवि का जो दाम्पत्य जीवन था वो दुखी था। मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? निराशाओं का। इस तरह से ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। हम लोग